जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच फिर से स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों को डेली यहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है, डेली जो है स्टैटिक जीके का वीडियो जो आपको मिलेगा वो रोजाना सुबह के 10 बजे या स्टैटिक जीके का वीडियो रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगा। और यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होगा और सीधे पेपर में छपेगा। और सीधे एग्जाम जो होगा उसमें हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया क्वेश्चन होगा सीधे पेपर में आपको छपेगा। और यहाँ पर लिखा है एग्जाम को है फोड़ना, तो ये कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। तो चलिए पहला देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपको नील है। कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस नदी के बारे में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना आप सबों के, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अब ये निकलती कहाँ से है? तो याद रखना है विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी, तो याद रखना आपको विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकली है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ पर है? याद रखिएगा मिस्र में। किस देश में है? तो याद रखना मिस्र में जो आपको नील नदी है। और आपको एक प्रसिद्ध आसवान बांध पूछा जाता है। आसवान बांध यदि आपसे पूछा जाए आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध, आसवान बांध यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आसवान बांध जो आपको वो नील नदी पर ही स्थित है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपको कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? तो याद रखना है प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। इसको यदि आपसे पूछ दे कहाँ हुआ, स्थान यदि आपसे पूछ दे तो याद रखना है आपको अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के अंदर हुआ था। अमृतसर किस राज्य में है? तो याद रखना है पंजाब में है। और याद रखिएगा ये क्यों हुआ था घटना? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग जो था एक जल्लीकट्टू व्यक्ति का पर्सनल था। और उसी बाग में क्या हुआ पता चल गया था। पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। कौन थे? पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर जो थे ना, इसको पता चल गया कि हम लोग के खिलाफ कुछ साजिश रचने वाले हैं। हम लोग के खिलाफ कुछ साजिश रचने वाले हैं। इन्होंने क्या किया? माइकल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया और जा करके इन्होंने क्या किया? निहत्थे भीड़ पर यानी जालियांवाला बाग में जाकर के अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। और इसमें लगभग आपको 1500 से भी अधिक बेकसूर लोग मारे गए। तो यही घटना क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपको हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का यदि आपसे पूछा जाए हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखना आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी जांच के लिए आयोग गठन हुआ था कि ये जांच किया जाए। तो याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ? हंटर आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग ने क्या किया? माइकल ओ डायर और आर डायर को जो है निर्दोष साबित किया था। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको कांग्रेस पार्टी के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय आपसे पूछा गया है। तो भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो थे आपको भारत के वायसराय थे। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो याद रखना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है
कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी कहां पर? यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। लेकिन होने वाला कहां पर था? पूना महाराष्ट्र में होने वाला था कांग्रेस पार्टी का स्थापना। लेकिन वहां क्या हुआ कि प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जो कि चूहा से फैलता है। तो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना आपको ये पूना में न होकर के कहां किया गया? तो मुंबई में किया गया। और संस्थापक भी आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है आपको कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। और यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस शब्द लिया कहां से गया है, यानी कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, कांग्रेस कहां से लिया गया शब्द, तो याद रखिएगा आप लोग अमेरिका से लिया गया है कांग्रेस शब्द। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस के थे कौन थे, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। कौन थी? याद रखिएगा एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू होगा, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यदि आपसे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे आपको, ये तैयब जी जो थे आपको कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यदि अंग्रेज पूछा जाएगा तो आपको जॉर्ज यूले हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आज का। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपको। तो याद रखिएगा कब हुआ था, ये गठन हुआ था आपको 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्थान यदि पूछा जाए तो स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में जो है आपको भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? एक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। किस एक्ट के तहत जो है भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी का। और इसी 1773 ईस्वी के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपको सर्वोच्च न्यायालय के। यदि पूछा जाए आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का यदि पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1950 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? याद रखिएगा ये आपको नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में गठन हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का। और किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम यदि आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ 1950 में। कहां पर? दिल्ली में। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश यदि पूछा जाए कौन थे मुख्य न्यायाधीश? प्रथम मुख्य न्यायाधीश यदि पूछा जाए आपको मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना है हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। जेकानिया। ये आपसे यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1950 में दिल्ली में, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना हीरालाल जेकानिया थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ? यदि बीच पूछा जाए तो याद रखिएगा एक साइड बाबर थे और एक साइड कौन थे? इब्राहिम लोदी थे।
इब्राहिम लोदी थे आपको। ये दोनों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध आपको लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें हार किसकी हुई? यदि आपसे पूछा जाए हारा कौन, तो हारा कौन? तो याद रखिएगा, हारा इब्राहिम लोदी। और यदि आपसे पूछ दे पानीपत कहाँ है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानीपत कहाँ है, तो याद रखना पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी ना, इसकी शुरुआत कब हुई है? यदि आपसे पूछा गया है शुरुआत, तो याद रखिएगा ये शुरुआत हुआ था 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। कहाँ से यदि स्थान पूछ दिया जाए, तो स्थान यदि पूछा जाए तो मेरठ याद रखिएगा। मेरठ कहाँ पर पड़ता है? तो यूपी राज्य में पड़ता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की शुरुआत जो है ना कब हुई थी, तो 10 मई को हुआ था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और यदि आपसे पूछा जाए कि आज़ादी, भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था, तो वो प्रथम युद्ध था 1857 की क्रांति था। यह युद्ध जो है एकदम समझिए 95% काम हो गया था इस युद्ध में। जिस तरह चंद्रयान 2 अपना 95% काम कर लिया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना था, लेकिन थोड़ी सी दिशा भटकने के कारण हमारा वो जो है जो मुकाम पर हम लोग पहुंचना चाहते थे वो नहीं हो पाया था। ठीक उसी तरह 1857 की क्रांति हुई, सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचकर भी हम लोग की हार हो गई। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता किसको बनाया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे आपको। या आपको कई एग्जाम में आपको द्वितीय भी रहेगा, तो घबराने की बात नहीं, बहादुर शाह द्वितीय रहे या बहादुर शाह जफर रहे। तो कौन थे? तो 1857 के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर। और याद रखना है एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा नाना साहब किए थे। झांसी से यदि आपसे पूछा जाए झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यदि आपसे झांसी से पूछ दे तो याद रखिएगा लक्ष्मीबाई कर रही थी। किसने किया? लक्ष्मीबाई किया था। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसके बचपन का नाम था मनुबाई। क्या नाम था? मनुबाई। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि रानी लक्ष्मीबाई जो किस युद्ध में मारी गई थी, तो याद रखिएगा कालपी के युद्ध में मारी गई थी, जो कि ग्वालियर के निकट हुआ था और वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इसी लक्ष्मीबाई के बारे में एक लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो याद रखिएगा रोटी। रोटी को कभी कभी चपाती लिख देते हैं, रोटी और कमल का फूल था। क्या बोले हैं? यदि 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा रोटी या कमल का फूल था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको पामस्टन थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है फ्यूज तार किसका मिश्रण है, यानी फ्यूज तार किसका मिश्रण है, तो जान लेते हैं ये Sn प्लस Pb किससे बना है? Sn प्लस Pb। ये जो है Sn क्या हो गया इसमें आपको? Sn हो गया आपको टीन हो गया, Pb क्या हो गया आपको? शीशा हो गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया फ्यूज तार किसका मिश्रण है, तो Sn प्लस Pb का है, यानी टीन प्लस शीशा से बनता है फ्यूज। फ्यूज हम लोग घर में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे घर में टीवी कूलर पंखा सब लगे रहता है, यदि वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो इसका काम क्या है? उड़ना। तो याद रहे यदि आपसे पूछा जाए इसका गलनांक, यदि आपसे पूछ दे गलनांक कितना होता है, तो गलनांक पूछ दे। और यदि आपसे प्रतिरोध पूछ दे, गलनांक पूछे या प्रतिरोध पूछे, तो गलनांक याद रखिएगा इसका काम है गलना, तो गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। क्या होगा? गलनांक निम्न होता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखिएगा उच्च होता है, यानी हाई होता है। प्रतिरोध क्या होगा?
हाई होगा, लेकिन गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। यदि निम्न होगा तो यदि वोल्टेज आया ज़्यादा तो सब कुछ चल जाएगा, पंखा कूलर गया हवा में। तो याद रखिएगा गलनांक जो होगा फ्यूज तार का वो निम्न होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। और यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे फ्यूज वायर किस क्रम में जोड़ा जाता है, हमारे घर में पंखे बल्ब से जो लगे हैं वो आपको समांतर क्रम में लगे हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए किस क्रम में लगा रहता है फ्यूज, तो याद रखिएगा आपको श्रेणी क्रम में लगा रहता है। ये किस क्रम में लगा रहता है, श्रेणी क्रम में लगा रहता है। और एग्जाम में आपको ऐसे नहीं समांतर क्रम नहीं मारना है। पंखा बल्ब क्योंकि एक तार रहता है ना, गर्म वाला तार जोड़ा जाता है आपको फ्यूज में, क्योंकि पोल पर से दो को जो तार आएगा ना उसमें गर्म होता है ठंडा होता है, तो गर्म वाला को जोड़ते हम लोग फ्यूज में, उसका काम क्या उड़ना। ठंडा वाला को जोड़िएगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा एक ही तार जोड़ा जाता है फ्यूज में, तो वो क्या होगा, एक तार जब रहेगा तो श्रेणी क्रम, एक तार से जब दो तार रहेगा तो वो समांतर क्रम होगा। और घर में हमारे पंखे बल्ब टीवी कूलर सब जो लगा रहा था वो आपको समांतर क्रम में रहते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय यानी 82.5 डिग्री से गुजरता है, 82.5 डिग्री से ये गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य से, 5 राज्यों से। हम लोग 5 राज्य के बारे में जान लेते कौन कौन है, 5 राज्य कौन कौन है, तो याद रखना हम लोग को। चलिए यूपी हो गया, उसके बाद एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है वो आपको 5वां राज्य है। अभी क्या बताया है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना आपको 5 राज्य, और वो 5 राज्य कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत का मानक समय रेखा गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री है। और यदि पूछा जाए कहाँ से भारत में, तो इलाहाबाद के नैनी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन आपको है कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है। बड़ा शहर पूछा गया है ना, तो याद रखना कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा रांची है। कौन सा शहर है, रांची। रांची कहाँ पर है, झारखंड में है, झारखंड की राजधानी ही रांची है। याद रखिएगा कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी बीपीएससी तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा शहर है आपको रांची है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो चलिए इसको भेजिए। कब गए थे, 1893 ईस्वी में। कब गए थे, 1800। तक क्यों गया था, तो याद रखिएगा दादा ओबेदुल्ला जो था, ओबेदुल्ला, इसका केस लेकर ये गया था, और पहली बार ये वकील बना ही था, और केस इसको मिला था दादा ओबेदुल्ला का। और ये केस कहाँ पर जाने के लिए बोला गया था, दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में गए थे। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह, भारत में नहीं विदेश में यदि पूछा जाएगा तो वो आपको दक्षिण अफ्रीका होगा। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और यदि आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में जिसका प्रथम सत्याग्रह था वो कौन सा, तो याद रखिएगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। कौन होगा, 1917 का चंपारण सत्याग्रह था जो कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि गांधी जी भारत आए कब गांधी जी भारत, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इसका भारत आगमन हुआ, और भारत में इसका भव्य स्वागत किया गया था मुंबई के तट पर। और याद रखिएगा जब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया।
यानी योजना आयोग का सबसे पहले हम जान लेते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में गठन हुआ योजना आयोग का। और योजना आयोग का काम क्या था? तो याद रखिएगा, योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। और इसका मोदी जो है ना 2014 ईस्वी में जब प्रथम कार्यकाल इसका हुआ, जब केंद्र में आए प्रधानमंत्री बने, इन्होंने क्या किया, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। बहुत होशियार था। क्या किया? नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग कब किया? तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग कब किया गया, तो याद रखना है 1 जनवरी 2015 को क्या किया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। कौन किया? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग। बोला हम नहीं 15 साल रहेंगे और न हिसाब देंगे। क्या किया कि नीति आयोग को जो है ना नाम बदल, योजना आयोग का नाम बदल नीति आयोग, और इसको 15 वर्षीय योजना बना दिया। और यदि आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय यदि हेडक्वार्टर पूछा जाए, मुख्यालय तो याद रखिएगा मुख्यालय आपको नई दिल्ली में। कहाँ पर है मुख्यालय? यदि आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा खुद पीएम होता है। कौन होता है? जो पीएम रहेगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। यदि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष पूछा जाए अभी वर्तमान में कौन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको याद रखिएगा राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष थे। राजीव कुमार कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार जो है आपको योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ना, राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा गया है। तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और यदि पूछा जाए आरबीआई का आपको स्थापना, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई का आपको हेड क्वार्टर पूछे तो कहाँ पर होगा, ये मुंबई के अंदर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का भी गवर्नर कौन है वर्तमान में, गवर्नर कौन है, तो याद रखना है शक्तिकांत दास। कौन है वर्तमान में गवर्नर, तो याद रखना शक्तिकांत दास। और याद रखिएगा आरबीआई को जो है ना बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग खाता नहीं खुला सकते हैं। जितने भी बैंक को लाइसेंस जो दिया जाता है वो आपको आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप सबों को ये स्टैटिक जीके का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहे सभी कंपटीशन तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप सब में भी शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले दिन स्टैटिक जीके के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।